हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चन हैं, आप 20 क्वेश्चन इसमें। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आए प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसके अलावा पहले की बहुत सारी हिस्ट्री की वीडियो मिल जाएंगी, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। टीजीटी, बीईटी, यूसी नेट, आईएएस, पीसीएस, जो भी सभी के लिए क्वेश्चन अच्छे हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की धम्म नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, इसने धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया। दूसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य परिवार संस्था को सशक्त बनाना था। तीसरा है, उसने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन इसमें सही है। ठीक है, अशोक के अभिलेख धम्म की मूल विशेषताओं करुणा, दान, सत्यता, शुद्धता और सौम्यता की व्याख्या करते हैं। और अशोक का धम्म परिवार और समुदाय दोनों में सामंजस्यपूर्ण जीवन को बढ़ावा देने पर बल देता है। और धम्म के विकास के लिए परिवार को आदर्श केंद्र मानता था। और अभिलेख तृतीय में जो है प्रजा से हिंसा, क्रूरता, क्रोध, ईर्ष्या पर नियंत्रण रखने के लिए कहा गया है। और जो प्रथम शिलालेख है, पशु बलि पर प्रतिबंध का आह्वान किया गया है। पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, और जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित में से कौन राजस्व का स्रोत था? कृषि उपज, बिक्री के लिए नगर लाई जाने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले पथकर यानी टोल टैक्स, खनन और मदिरा की बिक्री नीचे दिए कूट के अनुसार सही उत्तर चुनना हमें। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सभी कथन सही है। ठीक है, ये भी ये 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, सभी कथन सही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों का एक वर्ग रज्जुक निम्नलिखित में से किस हेतु उत्तरदायी था? क्या कहते थे उसे? रज्जुक। ठीक है, और किसके लिए उत्तरदायी था ये? पहला पॉइंट है, विभिन्न सामाजिक समूहों, ठीक है, समूहों के बीच धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। दूसरा पॉइंट, इन्हें लोगों को पुरस्कृत और दंडित करने का अधिकार सौंपा गया था। और तीसरा पॉइंट है, उसके साम्राज्य में न्याय प्रदान करने हेतु। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2 और 3, यानी 2 उसको साम्राज्य में न्याय प्रदान करने हेतु, और इन्हें लोगों को पुरस्कृत और दंडित करने का। ठीक है, और इन्हें लोगों को, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हें लोगों को पुरस्कृत और दंडित करने का अधिकार सौंपा गया था। राइट ऑप्शन यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे? प्रांतों में दमनकारी शासन, उत्तर पश्चिम सीमा की उपेक्षा, सीमा और नौकरशाही सेना और नौकरशाही पर उच्च व्यय, और नीचे दिए कूट का प्रयोग करें। और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3। ठीक है, ये भी सभी कथन जो है वो सही है, यानी पतन के मौर्य साम्राज्य के कारण थे। देखिए, सेना और नौकरशाही पर अत्यधिक व्यय ने मौर्य साम्राज्य के लिए वित्तीय संकट उत्पन्न कर दिया था। और सभी करों के बावजूद इस विशाल संरचना को बनाए रखना कठिन हो गया था। ठीक है, और अशोक की अपने साम्राज्य तथा विदेशों में धर्म प्रचार संबंधी जो गतिविधियां थी, उसमें अत्यधिक व्यस्तता के कारण उत्तर पश्चिम सीमा मार्ग की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक हो गया था। और प्रांतों में दमनकारी शासन की साम्राज्य के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण था। और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला का प्रशासन दमनात्मक प्रवृत्ति का था। और अशोक के काल में भी इस नगर से इसी प्रकार की शिकायतें आती थी। अतः दमनकारी शासन के कारण अशोक की सेनावृद्धि के पश्चात शीघ्र तक्षशिला राजसी दास्ता को उखाड़ फेंका था। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को यूनानी ऐतिहासिक स्रोतों में से सेंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया गया है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क। तो किसको कहा गया था सेंड्रोकोटस? चंद्रगुप्त मौर्य को। यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समकालीन, ठीक है, ये किसके समकालीन था? सिकंदर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किया है, जिसको सेंडोकोटस के रूप में दिया गया। और सिकंदर ने नंद के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था, जब नंद वंश का शासन था। और भारत के किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ में सिकंदर का उल्लेख नहीं है। ठीक है,
और इसके संबंध में जानकारी हमें यूनानी जो ऐतिहासिक स्रोत है उससे पता चलती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मौर्यों के भौतिक जीवन की विशेषता थी? लेखन का प्रचलन, लोहे का अत्यधिक प्रयोग, पक्की ईंटों और वलय कूपों का प्रयोग। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी कथन सही है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मौर्यों ने पहली बार सुव्यवस्थित राज्य मशीनरी का निर्माण किया, जिसका साम्राज्य के केंद्र के संचालन किया जाता था, और उनकी विजयों ने व्यवहारिक और धर्म प्रचार संबंधी गतिविधियों होती द्वार खोल दिए थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासकों, व्यापारियों और जैन व बौद्ध भिक्षुओं को स्थापित संपर्कों से गंगा घाटी, ठीक है, गंगा घाटी की भौतिक संस्कृति का साम्राज्य के समीप स्थित क्षेत्रों में प्रसार हुआ, और गंगा घाटी में नई भौतिक संस्कृति लोहे, ठीक है, लोहे के अत्यधिक उपयोग, लेखन के प्रचलन, आहत जो सिक्के थे, नार्दन ब्लैक, पॉलिश्ड वेयर, ये सब चीजें, शुद्ध मेद भांडों की प्रचुरता, पक्की ईंटों और बलय कूपों यानी कुएं जो होते थे उनको कुआं को कहा जाता था, कूपों कूप। ठीक है, तो ये नगरों के अस्तित्व पर ये आधारित है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राज्य की भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य की भूमि से प्राप्त आय। तो मौर्य काल में सीता अध्यक्ष, ठीक है, सीता अध्यक्ष के द्वारा राज्य की भूमि की व्यवस्था की जाती थी, और इससे प्राप्त होने आय को जो है क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल अशोक कालीन कला और वास्तुकला अभिलेख से जुड़े हैं? धौली, मास्की, कंधार, गिरनार। ठीक है, यहाँ पे सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, सभी इसमें सही हैं। देखिए, धौली में स्मारकीय शैलकृत हाथी पर अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण है। कहाँ पे? धौली में। और सम्राट अशोक को देवनाम जो है देवनाम प्रिय प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय के रूप में कहा, संदर्भित किया गया है। और केवल मास्की से जो प्राप्त है शिलालेख है सम्राट अशोक के नाम को चिन्हित करता है। यहाँ से जो मिला है उसमें नाम मिलता है सम्राट अशोक। ठीक है, और इसीलिए स्पष्ट हो जाता है कि देवनाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक की उपाधि थी। और कंधार शिलालेख, ठीक है, कंधार शिलालेख यूनानी और अरामाइक भाषा में लिखा गया था, और प्रसिद्ध भाषी जो है राजज्ञ है, और जिनकी उद्घोषणा मौर्य शासक अशोक ने की थी और शिला पर उत्कृत करवाया था। और वह उन मछुआरों और जनजातियों का उल्लेख करता है जिन्होंने शिकार का परित्याग कर दिया था। ठीक है, और सम्राट अशोक की लगभग 14 राजज्ञाएं हैं जो कि गिरनार पर्वत के मार्ग पर स्थित हैं। और शिलालेख एक विशाल शिला है जो पाली भाषा में और ब्राही लिपि में उत्कीर्ण है। कौन सी? पाली और ब्राही, ठीक है, में उत्कीर्ण है। और यह लोभ और पशु बलि के प्रतिरोध का उल्लेख करता है, और साथ ही यह विचार की पवित्रता, चिंतन, धर्मनिरपेक्षता, दयालुता, कृतज्ञता आदि सिद्धांतों की नैतिक सिद्धांतों के रूप में भी घोषणा करता है। ठीक है, गिरनार जो पर्वत है। नेक्स्ट है, कौटिल्य की सहायता से किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की सत्ता को उखाड़ फेंका? इसका विवरण देने वाली पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, कल्पसूत्र, मृच्छकटिकम या मुद्राक्षस? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्राक्षस। ठीक है, तो मुद्राक्षस इस बात का विवरण देता है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंदों की सत्ता को उखाड़ फेंका था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का वर्णन करने वाले स्रोत में जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, लैटिन और ग्रीक स्रोत भी सम्मिलित है। और जैन स्रोत में भद्रबाहु का कल्पसूत्र है। एक इसकी रचना है भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्र। और जो है और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वत भी है, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वत, ठीक है, परिशिष्ट पर्वत है। और परिशिष्ट पर्वत है। और चाणक्य का जैसा कि अर्थशास्त्र है। विशाखा दत्त का है मुद्राक्षस। ठीक है, ये किसका है? विशाखा दत्त। ठीक है, मुद्राक्षस।
और बौद्ध स्रोत में दीपवंश, महावंश, टीका और महाबोधि वंश भी शामिल है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मुद्राक्षस जो कि विशाखा दत्त रचित है। 10 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक राज्य को परिभाषित करने वाला पहला भारतीय ग्रंथ है। दूसरा है मुख्य रूप से शासन के व्यवहारिक मामलों से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जैसा कि कौटिल्य द्वारा शासन, कला, आर्थिक नीति, अन्य राजनीति शब्द के संबंध में संस्कृत भाषा में लिखा गया प्राचीन ग्रंथ है अर्थशास्त्र। ठीक है, किसमें लिखा गया है अर्थशास्त्र? चाणक्य द्वारा लिखा गया है और जो कि संस्कृत भाषा में है। ठीक है, कभी कभी यही पूछ लेता है कि भाषा क्या है। और भारतीय ग्रंथ है और यह एक राज्य को परिभाषित करने वाला पहला भारतीय ग्रंथ है। ठीक है, तो ये सही है। और अर्थशास्त्र प्रमुख रूप से शासन के व्यवहारिक मामले के संबंध में विचार करता है और सैद्धांतिक मुद्दों को कम वरीयता दी गई थी, इसलिए कथन दूसरा भी सही है। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे दोनों हो जाएगा। 11 क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभों के निम्नलिखित भागों पर विचार कीजिए। शीर्ष, पहला स्तंभ यष्टि, मूर्त पशु आकृति, स्तंभ पट्टिका। और यहाँ पे हम देखेंगे व्यवस्थित करेंगे और राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पहले स्तंभ यष्टि, फिर शीर्ष, फिर 4 मूर्त पशु आकृति, फिर 3 है स्तंभ पट्टिका। ठीक है, और पत्थर के एक खंड से तराशा गया है स्तंभ यष्टि, सादा और चिकना और गोलाकार तथा ऊपर की ओर थोड़ा स्वकाकार होता है। और स्तंभ के शीर्ष पर कमल की पंखुड़ियों, यहाँ पे शीर्ष पर कमल की पंखुड़ियों की आकृति अनुसार हल्के धनुषाकार घंटे के समान आकृति है। और स्तंभ पट्टिका दो प्रकार के हैं, वर्गाकार और सादे तथा गोलाकार और अलंकृत विभिन्न अनुपात के होते हैं। और मूर्त पशु आकृति सामान्यतः गोलाई में या तो बैठे हैं या ये खड़े हैं। ठीक है, और ये शीर्ष पट्टिका के साथ ही ये खंड से तराशे गए होते हैं, तो इस तरीके से इसका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र ने की थी। दूसरा पॉइंट है, क्योंकि निम्न कथनों विचार करना। दूसरा पॉइंट, अंतिम शुंग शासक शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। तीसरा, आंध्र वंश के शिमुक ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही हैं। ठीक है, तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की गई थी। ठीक है, ईस्वी पूर्व में की गई थी। और पुष्यमित्र मौर्य सेना का सेनापति था और शुंग वंश ने करीब 112 वर्ष बाद यानी 185 ईस्वी से 73 वर्ष ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। और अंतिम शुंगवंशी वैष्णव शासक देवभूति की हत्या की, देवभूति की। और उसके बाद ठीक है, देवभूति की हत्या की और उसके अमात्य कर्णवंशी शासक जो था कर्णवंशी वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में कर्णवंश की स्थापना की। कितने? 73 ईस्वी पूर्व में किसकी स्थापना की? कर्णवंश की। ठीक है, और कर्णवंश के 4 शासकों ने करीब 43 वर्ष तक 43 ईयर तक इन्होंने शासन किया और पुनः आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? शिमुक ने। ठीक है, तो इन्होंने शिमुक ने की थी और 60 ईस्वी पूर्व में अंतिम कड़वंशी शासक सुशर्मा की हत्या करके की थी। अंतिम कड़वंशी शासक कौन था? सुशर्मा था। ठीक है, यही सब पूछता है। और उसकी हत्या करके की थी और इसने गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान या पैठन को अपनी राजधानी बनाया था और इसका शासनकाल 60 ईस्वी पूर्व से 37 ईस्वी पूर्व के बीच था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया। कारण है, कलिंग दक्षिण भारत से आने वाला स्थलीय समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था।
यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और दोनों की सही व्याख्या भी आर की सही व्याख्या करता है आर। चूंकि प्राचीन भारत में कलिंग, जो कि उड़ीसा था, आज के समय का उड़ीसा, से कलिंग नाम था इसका, तो कलिंग का महत्व भौगोलिक और सामुद्रिक व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक था, क्योंकि वहां पे समुद्र भी है। और इसी कारण अशोक के कलिंग अभियान का उद्देश्य स्थलीय और समुद्री व्यापार मार्ग पर अधिकार करना था। और अशोक और उसके परवर्ती तथा पूर्ववर्ती शासकों ने कलिंग को नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयास किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस प्रश्न में दो वक्तव्य हैं, तो पढ़ते हैं। वक्तव्य कथन, अशोक के राजदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, कारण उसने धर्म संवर्धन की स्थापना पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। और राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी है। देखिए, अशोक के राजदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। अशोक जनता की भलाई पर क्या करता था, विशेष ध्यान देता था। ठीक है, पहले तो युद्ध आदि करता था, लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसके बाद अशोक के अंदर परिवर्तन हुआ और अशोक जनता की भलाई पर विशेष ध्यान देता था। और बौद्ध मतावलंबी होने के कारण वह सत्य, अहिंसा और परोपकार को धर्म का मूल समझता था और उसने धार्मिक निष्ठा की जगह सामाजिक समरसता पर विशेष बल देने का अपनाने के लिए जनता को संदेश दिया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरूर देखें। तो अशोक के जो प्रमुख शिलालेख थे और संगम विषय के बारे में बताते हैं, तो कौन सा शिलालेख है, राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, दूसरा और 13वां। ठीक है, अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में दक्षिण के राज्यों संगम राज्य, ठीक है, एवं श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है दूसरे और 13वें में। और 13वां जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का भी वर्णन है। ठीक है, कलिंग युद्ध की भी जानकारी मिलती है 13वें शिलालेख से। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य और प्रियदर्शी, सेंडोकोटस, समुद्रघात, विष्णुगुप्त, इनके उपनाम जो हैं। और मिलान करेंगे, चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस कहा जाता था, बिंदुसार को अमित्रघात, अशोक को प्रियदर्शी, चाणक्य विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ए का क्या था 2, बी का 3। ठीक है, ए का 2 और बी का 3, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, सी का 1, डी का 4। 17 क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में पिंड कर एक कर था, श्रम के रूप में दिया जाने वाला कर, सिंचाई पर लगने वाला कर, या सी गैर किसी उत्पाद पर लगाया जाने वाला कर, डी है एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित। और 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एक ग्राम में से संयुक्त रूप से संग्रहित। ठीक है, मौर्य प्रशासन के अंतर्गत पिंड कर एक ग्राम से संयुक्त रूप से वसूल किए जाने वाला कर था और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख कर भी थे, जैसे संकट काल में प्रजा द्वारा वसूला जाने वाला कर था, बिष्ट था जिसे निःशुल्क श्रम बेगार कहते थे, उद्गक था सिंचाई कर, भाग एक उपकर था भाग भी ये उपकर था एक, और बलि एक प्रकार का धार्मिक कर तथा विचारा कर आदि था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिंड कर क्या था, ये था, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। अहरौरा, धौली, गिरनार और उपयुक्त स्थानों में कहां पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, हमने अभी बात भी की थी इस क्वेश्चन की। तो हमारा जो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों जगह मिलते हैं, गिरनार में भी, धौली में भी, अहरौरा में भी। तो अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया और इसकी प्रेरणा इसे ईरानी शासक दारा प्रथम, ठीक है, दारा प्रथम जो कि ईरानी शासक था, ठीक है, वहां से मिली, डेरियस। और सर्वप्रथम 1750 में टेलीफेंथर ने दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया था।
ठीक है। और अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, 1837 में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने ब्राही लिपि का अर्थ उद्घाटन किया? विलियम जॉन्स, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, मैके। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्होंने पता लगाया था, अभिषेक इसके अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, पढ़ने में सफलता पाई थी इन्होंने। और ये थे जैसा कि 1750 में टिल पेंथर ने सर्वप्रथम दिल्ली के अशोक स्तंभ का पता लगाया था, और 1837 में जेम्स प्रिंसप ने सर्वप्रथम अशोककालीन जो ब्राही लिपि का अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अभिलेखों का अध्ययन संभव हो पाया। और ब्राही लिपि को पढ़ने की विधि की सर्वप्रथम खोज जेम्स प्रिंसप ने ही की थी। ठीक है, ऑप्शन बी। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिसमें प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, अशोक रुद्रदामन का जूनागढ़, या अशोक का सोबरा अभिलेख। तो किससे प्रमाणित होता है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? ठीक है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम में अधिकार था, इसका प्रभाव उसके किसी अभिलेख में नहीं है, बल्कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त, ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य को सौराष्ट्र से एक झील का निर्माण करने की आज्ञा दी थी। ठीक है, एक झील का निर्माण करने की आज्ञा दी थी, और यही झील सुदर्शन झील के नाम से इतिहास में विख्यात है। क्या झील का नाम है? सुदर्शन झील। ठीक है, और इस झील का निर्माण कार्य सम्राट अशोक के काल में भी हुआ, जब यहाँ नहर निकाली गई थी, और रुद्रदामन के समय में इसका बांध टूट गया था, जिसकी मरम्मत रुद्रदामन ने अपने राज्यपाल सुविशाख से करवाई थी। कौन राज्यपाल था? सुविशाख। किसका राज्यपाल था? रुद्रदामन का। ठीक है, स्कंद गुप्त ने भी इस बांध की मरम्मत का कार्य किया था, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो स्कंद गुप्त ने भी इसका मरम्मत करवाई थी, इस नहर की, झील की। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।